बच्चों लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन नंबर 2.7 तक सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2.8। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आपको एक मीटर स्केल गिवन है और आपको एक थ्रेड गिवन है। आपको इस थ्रेड की डायमीटर एस्टिमेट करनी है। तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे बच्चों, ये हमारे पास स्केल है और ये थ्रेड है। अब हम क्या करेंगे, इस स्केल पर हम इस थ्रेड को ऐसे अच्छे से पूरा रैप कर लेंगे। थ्रेड्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जो इसके ये टर्न्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस थ्रेड को अच्छे से रैप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये और कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं इतने टर्न्स। तो हम ये मान लेंगे कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और लेंथ जो ये कवर कर रहे हैं वो है l। n टर्न्स के लिए लेंथ इतनी है तो 1 टर्न के लिए लेंथ कितनी होगी, और 1 टर्न की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, इस थ्रेड की डायमीटर आ जाएगी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे उतना ही हम ज़्यादा करेक्टली इसको मेज़र कर पाएंगे, एरर को उतना ही हम कम कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, डायमीटर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू L अपॉन n। ये L है और नंबर ऑफ टर्न्स ये n हो गए हैं। बच्चों हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस थ्रेड को इस स्केल पर रैप करने की बजाय किसी और ऑब्जेक्ट पर रैप कर दें और फिर ये देख लें, हम स्केल से इसकी लेंथ मेज़र कर लें तो हमको L की वैल्यू मिल जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लें, N की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इसकी डायमीटर आएगी वो आ जाएगी L अपॉन n। तो जो मेथड ईजी लगे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी और ऑब्जेक्ट पर इसको वाइंड कर दें या फिर स्केल पर वाइंड कर लें। बच्चों अब बी पार्ट देख लेते हैं। एक स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर है और 200 डिवीजन्स उसके सर्कुलर स्केल पर गिवन है। यहाँ हमसे पूछा है कि अगर हम सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन्स हैं उनको 200 से इंक्रीज़ कर दें तो क्या एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करना पॉसिबल होगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्क्रू गेज तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे उसके स्केल होते हैं उस तरह का स्केल मैंने यहाँ पर ये कुछ ड्रॉ कर लिया है जिससे आपको कुछ आइडिया लग पाए कि किस तरह से स्क्रू गेज रीडिंग्स लेता है। हमने यहाँ पर जैसा स्क्रू गेज में स्केल होता है उसी तरह का स्केल यहाँ पर बना लिया है। ये है लीनियर स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट को डिक्रीज करने के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए ये सर्कुलर स्केल यहाँ पर लिया जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो सर्कुलर स्केल है उसमें 200 डिवीजन्स हैं। तो हमने ये 200 डिवीजन्स पूरे तो ऐसे हमने लाइन नहीं बनाई है, 0 to 10 ये इस तरह से ले लिया है और यहाँ पर ये 190 आया है। मीन्स यहाँ पर अब ये टोटल 200 डिवीजन्स हो गए। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इधर हमारे पास 200 लाइन्स हैं इस स्केल पर। और हमें ये गिवन है कि स्क्रू गेज की पिच है 1 mm। तो पिच 1 mm होने का मीनिंग है कि जब हम इसको बिल्कुल 0 पोजीशन में रखते हैं, स्टार्टिंग में ये 0 बिल्कुल इस लाइन पर है और यहाँ 0 है, और उसके बाद हम इसको एक टर्न ऐसे घुमा देते हैं, पूरा एक राउंड लेते हैं। तो पूरा एक राउंड लेने पर लीनियर स्केल पर ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वही इसकी पिच होगी। तो पिच क्या है बच्चों, सर्कुलर स्केल अपने 1 राउंड में लीनियर स्केल पर जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी पिच होती है। तो यहाँ पर पिच 1 mm होने का मतलब है कि जब ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो यहाँ पर हमें ये एक लाइन दिखाई देगी, ये 1 mm वाली, तो ये इसकी पिच होगी। अब अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स इंक्रीज कर दें तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स इंक्रीज करने से देखिए हमारे पास फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो जब नंबर ऑफ डिवीजन्स इंक्रीज होंगे तो जो लीस्ट काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और लीस्ट काउंट के डिक्रीज होने से एक्यूरेसी तो इम्प्रूव हो ही जाएगी। ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ता है प्रिसीजन पर।
तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगे लीस्ट काउंट के डिक्रीज होने से। पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्रू गेज में अगर 200 लाइंस हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, उनको ह्यूमन आई के लिए रिजॉल्व कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब नंबर ऑफ लाइंस अगर 200 से भी ज़्यादा कर दी जाए तो ह्यूमन आई के लिए ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो उन्हें रिजॉल्व कर पाए, क्योंकि जितनी लाइन क्लोज होंगी रेजोल्यूशन उतना ही लो होता चला जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसका कोई ऐसे बेनिफिट नहीं है कि हम नंबर ऑफ लाइंस को 200 से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दें। पर हाँ, अगर हम देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीज करने से लीस्ट काउंट डिक्रीज होगा, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगे। अब सी पार्ट देख लेते हैं। बच्चों, सी पार्ट में हमें मीन डायमीटर कैलकुलेट करनी है ऑफ थिन ब्रास रॉड की बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अब ये पूछा है कि वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन द सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स ओनली, कि अगर हम 100 रीडिंग्स लेते हैं तो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल क्यों होता है 5 रीडिंग्स के कंपैरिजन में। तो जब हमने रैंडम एरर्स पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स हम लेंगे उतना ही हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा हमें, क्योंकि जो रैंडम एरर्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एरर्स होती हैं। तो फॉर रैंडम एरर्स लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव मोर रिलायबल एस्टिमेशन। तो इसलिए हमें 100 मेजरमेंट्स लेने से, 100 रीडिंग्स लेने से ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एरर कम हो जाएगी इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.9। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 मिलीमीटर स्लाइड। 35 mm की एक स्लाइड है, उस पर एक हाउस का फोटोग्राफ जो है वो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है। अब इस स्लाइड को प्रोजेक्ट किया जाता है स्क्रीन पर, तो जो हाउस का एरिया है स्क्रीन पर अब वो इंक्रीज होकर हो जाता है 1.55 मीटर स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो स्लाइड पर एरिया है वो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इस स्लाइड को प्रोजेक्ट किया जाता है तो स्क्रीन पर ये एरिया हो जाता है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो वहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, मीन्स एरिया अब काफ़ी इंक्रीज हो गया है। What is the linear magnification of the projector screen arrangement? अब हमसे linear magnification पूछा है। यहाँ हमें एरिया गिवन है कि कितना एरिया मैग्नीफाई हो गया है, पर पूछा है हमसे लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, A2/A1, ये एरिया का मैग्निफिकेशन हो गया, इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। तो एरिया का मैग्निफिकेशन हमने लेंथ इनटू लेंथ इस तरह से लिख दिया है। तो हमको अब लीनियर मैग्निफिकेशन L2/L1 क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A2/A1। और बस हमने यहाँ पर A2 और A1 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जो वैल्यू हमें सेंटीमीटर में गिवन थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट मिल जाता है 94.11। हम इसको 94.1 तक भी रहने दे सकते हैं, तो इस तरह से हमको लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाता है 94.1 और 94.11। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम यूनिट का डिवीजन्स है, तो यहाँ कोई यूनिट नहीं ली जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग्स। हमें कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल सा रूल याद रखेंगे। अगर हमें कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है 23500, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया होता है तो हम लास्ट की ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको सिग्निफिकेंट में नहीं कैलकुलेट करते हैं।
इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए? 3 हो गए हैं। अब अगर इसमें कोई डेसिमल लगा हुआ होता है, मान लेते हैं कि ये 0 अब इस साइड आ जाती हैं, 0.00235, तो अब जब डेसिमल लगा हुआ होता है तो उस टाइम पे जो लेफ्ट साइड की ज़ीरोज़ होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ये अब सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3, इस केस में भी 3, इस केस में भी। यहाँ पर जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगी। यहाँ पर डेसिमल अगर है तो उससे नंबर से पहले की जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगी। अगर हमें कोई नंबर इस तरह से दिया रहता है 2.350 तो ये ज़ीरो काउंट होगी। ट्रेलिंग ज़ीरो सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट नहीं होगी जब नंबर में कोई डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल है तो लास्ट की ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो बस आपको ये 2 ही बातें याद रखनी है कि ट्रेलिंग ज़ीरो विदाउट डेसिमल है कोई नंबर तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, और नंबर से पहले की जो ज़ीरोज़ हैं अगर डेसिमल है तो वो नहीं काउंट होंगी। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसी तरह से कोई नंबर हमें 0.0023 ये दिया हुआ है और यहाँ पर भी कोई नंबर है, मीन्स नॉन ज़ीरो है, तो ये सब सिग्निफिकेंट में आएंगी। फिर हम इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगी। बस इतनी सी बातें आपको ये ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं, यहाँ इस साइड ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कितनी है। तो अब ये इस तरह की कंडीशन हो गई कि इधर की ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई यहाँ पर? 1। पावर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। अब यहाँ सी पार्ट में देख लेते हैं, तो ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। यहाँ डेसिमल के बाद 0 है तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरोज़ जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट्स होती हैं। अब लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये डेसिमल है तो इससे पहले 6 से पहले जितनी भी ज़ीरो हैं ये सब नॉन सिग्निफिकेंट में होंगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल की डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस ये गिवन है। ये सेंटीमीटर में थी तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ मेटल शीट। तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया ये, और सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें, सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो इस तरह से जो हमको एरिया मिलता है वो मिलता है 8.720947 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स देखने के लिए हमें देखेंगे कि जो हमको वैल्यूज़ गिवन है उनमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं। तो यहाँ थिकनेस के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 दी हुई हैं, तो इसलिए हम आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कैलकुलेट करेंगे। हम लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू 8.72, बस हम यहाँ तक नोट करेंगे इसे, बाकी ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है तो इनको नहीं लिखेंगे हम। तो एरिया आ जाता है 8.72 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। अब यहाँ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया सारी ये जो हमें डायमेंशंस दी हुई हैं इनको, और फिर इसी तरीके से हम इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिख लेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए, तो ये दोनों तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आंसर आ जाता है 0.0855 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2.11 तक। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।